बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्प्रिंग 2025, मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट जाके देखते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन CKL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, कंपैरेटिव फिगर्स एंड द टोटल कॉलम और नॉट रिक्वायर्ड, और मार्क्स हैं 16। अब अगर आप लोगों का एक बेहतर नॉलेज है IAS 16 के हवाले से, तो ये रिक्वायरमेंट पढ़ते ही आपका दिल बाग बाग हो जाना चाहिए था कि सिंपली आप लोगों ने नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर रिपेयर करना है, कंपैरेटिव्स भी नहीं बताने, साथ में टोटल्स भी नहीं बताने, और आपको 16 मार्क्स मिल जाने हैं। सिर्फ करंट ईयर की जाकर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। तो ये एक इजी टास्क था, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। देखते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to CKL's, द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन। अब पहला मेरे पास एसिड कौन सा आ रहा है? वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021, जबकि मैं जो वर्किंग करने जा रहा हूं, मैं वर्किंग कौन से ईयर की कर रहा हूं? फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024। बिल्डिंग एक्वायर की ऑन 1 जनवरी 2021 at a cost of rupees 125 million with a useful life of 10 years. The revalued amount of the factory building as on 31st December 2022 and 24 were rupees 110 million and rupees 70 million respectively. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। लेकिन जहां से हमें आइडिया हो गया, एक तो हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग मौजूद है और उसके ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल है। यही वजह है कि उसने मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बता दी। नेक्स्ट, टू सिमिलर मशीन्स कॉस्टिंग रुपीज 100 million ईच, तो मतलब इन टोटल 200 million, then were acquired on 1st January 2023, while a third machine costing rupees 40 million was acquired on 1st October 2024 during the year addition हो गई। In December 2024, all machines were damaged, means that at the end of the accounting period, all machines were damaged in an accident and are currently operating at less than 100% capacity. Sequence plans to repair them in the coming month. Next, the following information has been gathered for potential impairment testing. तो ये इंडिकेशन थी कि मशीन्स इंपेयर्ड हो चुकी हैं। पहली बात कि वो डैमेज हो गई, दूसरी बात लेस देन 100% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये इंडिकेशन है कि आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए थी। तो जैसे ही आप लोग जहां पर इंपेयरमेंट के लिए आए, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑल मशीन्स हमारे पास डैमेज हुई। टोटल 3 मशीन्स थी, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। उसके लिए अब इंपेयरमेंट के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है? वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब उसने आपसे कहा था कि उसने इनकी रिपेयर करवानी है इन कमिंग मंथ, मतलब 31 दिसंबर को रिपेयर नहीं हो रही, नेक्स्ट मंथ में जाके रिपेयरिंग होनी है। तो आपको वैल्यू इन यूज बता रहा है कि अगर करंट कंडीशन के मुताबिक जाऊं तो वैल्यू इन यूज ये हैं। अगर इनको रिपेयर करवाने के बाद देखता हूं तो वैल्यू इन यूज ये वाली हो, इन रिपेयर्ड कंडीशन। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी बिल्कुल ऐसे ही करंट कंडीशन में भी बता दिया, और साथ में रिपेयर्ड कंडीशन में भी आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बता दी गई। और सेकंड जो आप लोगों के पास एसिड आया वो कौन सा था? मशीन्स। मशीन्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 20 सिमिलर व्हीकल्स। अब थर्ड मेरे पास एसिड कौन सा आ गया है? व्हीकल्स। और मेरे पास इन टोटल कितनी है? 20, और कॉस्टिंग रुपीज 5 million ईच, मतलब इन टोटल 5 into 20 100 million were acquired on 1st January 2022. On 30th June 2024, CKL disposed of two vehicles
2 employees at 70% of the original cost. Other information, it means that मेरे पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए सिर्फ 3 ही एसेट्स मौजूद थे. फर्स्ट वन इज फैक्ट्री बिल्डिंग, सेकंड वन इज मशीन एंड द थर्ड वन इज व्हीकल्स. अब उसके बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन आ गई. Cost model is used for subsequent measurement of all property, plant and except for the. यही वजह है कि फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए उसने रिवैल्यूड अमाउंट हमें बताई हुई थी, जबकि व्हीकल्स के लिए और बाकी हमारे पास मशीन्स वगैरह के लिए कोई रिवैल्यूड अमाउंट नहीं थी, क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे, which is measured using the revaluation model. Depreciation is charged on all assets using reducing balance method at 15% per annum, except for which is depreciated over its useful life using the. मतलब मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना है, और मैंने बाकी तमाम एसेट मतलब मशीन्स और व्हीकल्स के ऊपर जाकर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करूंगा. CKL accounts for revaluation using the net replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on an annual basis. ये तो एक किस्म की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई. वैसे अगर देखा जाए तो अदर इंफॉर्मेशन सारी ही एक्स्ट्रा है, मतलब जस्ट वो अपनी पॉलिसीज वगैरह के बारे में बता रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह के बारे में बता रहा है, इनका कैलकुलेशन से ऐसे जब कोई ताल्लुक नहीं है. अब आपका सारा फोकस चले जाना चाहिए इन 3 पॉइंट्स पर. मतलब आपका जो टोटल क्वेश्चन है ना वो इतना है. अब आप खुद सोचें कि 16 मार्क्स हैं सिर्फ इतने से क्वेश्चन के लिए, और ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था. मतलब आप लोगों ने पढ़ा तो एज सच इसमें कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आई. हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं. वो पॉइंट कौन से हैं? इस क्वेश्चन में ना सिर्फ हम लोग IAS 16 के साथ डील करने जा रहे हैं, बल्कि इसकी मदद से हम लोग इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी कर लेंगे. IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसिड्स के साथ भी डील कर लेंगे. अब देखें, दोनों स्टैंडर्ड्स की एट अ टाइम हमारे पास रिवीजन होने जा रही है. जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था कुछ इस तरह से. मतलब एग्जाम में बैठे हुए आपने कुछ इस तरह इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 9, एक ही पार्ट है इसका. यहां पर आप अपने पास लिखें कंपनी नेम, कंप्लीट लिखिएगा. यहां पर लिखें अपने पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप लोगों ने कंप्लीट लिखने हैं. और हमारे पास अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024. फॉर द ईयर एंडेड ये भी आपने कंप्लीट लिखना है 31 दिसंबर 2024. अच्छा, अब आप लोग देखें अपने जरा क्वेश्चन में, तो उसने अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ इन मिलियंस, तमाम अमाउंट्स हमें इन मिलियंस बता रहे हैं, तो आप अपने पास यहां पे मेंशन कर दें रुपीज इन मिलियन. अच्छा, उसके बाद आप एसिड्स नेम लिखा करें. आपके पास सबसे पहला एसिड आपका कौन सा आया? फैक्ट्री बिल्डिंग. नेक्स्ट वन इज मशीन एंड द थर्ड वन इज. अब क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं तो मुझे पता है टोटल कॉलम भी नहीं लिखना, साथ में कोई और एसिड भी इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो आप बिल्कुल एंड तक ये इस तरह से कॉलम बना लें. फिर यहां पर आता है हमारे पास कॉस्ट के बारे में तमाम तरह इंफॉर्मेशन. अच्छा, आप अपना ये जो नोट्स ऑन पीपी है ये आप लोग अपने पास बना सकते हैं यूजिंग WDV मेथड एंड यूजिंग कॉस्ट मेथड. तो मोस्टली हम लोग जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, हम लोग कॉस्ट मॉडल को यूज कर लेते हैं, कॉस्ट मॉडल के बारे के साथ बना लेते हैं. आप WDV के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने हमेशा कॉस्ट मॉडल के मुताबिक ही बनाना है. जब कॉस्ट मॉडल के साथ जाएंगे तो आप देखें कंपैरेटिव के बारे में मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो आप यहां पर सिंपली बैलेंस एज एट
अब देखिए क्वेश्चन का स्टार्ट आप कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 2024। ये इस तरह से मेंशन करें कि मैं अपने क्वेश्चन का स्टार्ट यहां से करने लगा। फिर देखें, क्या आपके पास इन एसिड्स में से कोई ऐसा एसिड है जो रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करता हो? आंसर मिला यस। रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है या एट द एंड ऑफ द पीरियड है? एट द एंड ऑफ द पीरियड, 31 दिसंबर को रिवैल्यूएशन हो रही है। अगर स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन गेन और लॉस वो सबसे पहले यहां पे लिखोगे। अब क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो पहले ड्यूरिंग द पीरियड जो कुछ हो सकता है आप वो करो। ड्यूरिंग द पीरियड क्या कुछ हो सकता है? हमने क्वेश्चंस पढ़े तो हमें पता चला कि एडिशन भी हो रही है, डिस्पोजल भी हो रही है, तो आप यहां पे मेंशन करो एडिशन, डिस्पोजल। अच्छा, इन केस अगर मेरे पास यहां पर ये किसी किस्म का कोई रिवैल्यूशन ना होती तो इसके बाद मैं सिंपली बैलेंस कैरी डाउन लिख देता। लेकिन अब क्योंकि रिवैल्यूशन हो रही है तो आपने इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास लिखना है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर आपने लिखना है रिवैल्यूएशन। अच्छा भाई, यहां पर इन केस आपको सॉल्यूशन में डिफरेंट अप्रोचेस मिल सकती हैं, परेशान नहीं हो जाना उससे। आपने टोटल गेन है या लॉस है, रिवैल्यूशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, आप वो इफेक्ट इसके सामने लिख दो। फिर अगर रिवैल्यूशन सरप्लस है तो उसकी मूव में जाके नीचे एक पॉइंट में बता दो। यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा या मेरे रिवैल्यूशन सरप्लस से जाएगा, कुछ ना बताओ। यहां पर सिंपली गेन और लॉस जाके रिकॉर्ड कर दिया करो। जैसे ही ये कर लेते हो आप यहां पे लिखोगे अपने पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2024, और जहां पर ये मैं डेट्स लिख रहा हूं वहां पर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरीड डाउन लिख सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट, जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने लिखना है अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के बारे में। अब देखें, हमें पता है कि कॉस्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, तो हम यहां पे लिख लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में इंपेयरमेंट लॉस भी है, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो मैं सिंपली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हेडिंग देता। क्योंकि अब इंपेयरमेंट लॉस भी है, एक मेथड तो ये है कि जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाया जाता है पोर्शन, वैसे ही एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का भी बनाओ। क्योंकि अब सिर्फ एक मरतबा एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आने लगा है, आप उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पोर्शन का में ही मर्ज कर दो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। तो फिर आप यहां पे लिखो accumulated depreciation and impairment loss। हेडिंग में ही बता दो कि इंपेयरमेंट लॉस भी अगर है तो मैं इधर ही बता दूंगा। ये आपके पास बन गई आपकी हेडिंग। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोगों ने WDV कैलकुलेट करनी होती है तो WDV कैसे कैलकुलेट होती है हमारे पास, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, तो एक साथ आ जाएंगे दोनों। फिर यहां पर जाकर आपने लिखना है अपने पास बैलेंस एज एट, अच्छा कोशिश कीजिएगा जिस तरह ऊपर फिर बैलेंस लिखते हैं नीचे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लिए वैसे ही लिखे। ऊपर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखे हैं, यहां पर भी ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन लिखो। एज एट 1 जनवरी 2024। उसके बाद डिस्पोजल हुई है तो डिस्पोजल को अभी ट्रांसफर नहीं, क्योंकि ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द पीरियड है। पहले डेप्रिशिएट होगा एसिड, उसके बाद ट्रांसफर होगा, तो स्टार्ट में ट्रांसफर नहीं लिखना। अगर मेरे पास ये रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होती तो फिर ये पॉसिबल था कि मैं ओपनिंग के फौरन बाद ट्रांसफर टू एसिड लिख देता। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब क्या करना है, डिस्पोजल को चार्ज करेंगे, हुआ था ना डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, साथ में इंपेयरमेंट लॉस, ट्रांसफर टू एसिड,
and balance as at 31st December 24। ये जैसे ही आप लिख लें उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है WDV, ओपनिंग एंड WDV क्लोजिंग। अच्छा, ये तो आपके पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जहां पर आप हेडिंग दे दिया करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कि हम लोग इसका नोट बनाने जा रहे हैं। ये तो आपने जरूर बना के देना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद है तीन और चीजें लिखी जाती हैं, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट। अब देखिए वो लिखना तो सबसे ज्यादा इजी था, यहां पर हर एक चीज लिखने के मार्क्स। अब यहां पर आओ, सबसे पहले ये चीजें लिख लो, मेजरमेंट बेसिस, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट। अच्छा, मेजरमेंट बेसिस की बात करें तो सबसे पहला एसिड मेरे पास कौन सा था, फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए मेजरमेंट बेसिस हमारे पास क्या आ रही हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। जी, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट मॉडल एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट मॉडल। यहां पर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और यहां पर बैलेंस मेथड। और इसके लिए कितना था हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए 15%। तो यहां पर तो आ जाएगा 15%। हाँ जी, और नेक्स्ट वन यूजफुल लाइफ। अब देखिए इन टोटल उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, ये इनिशियल उसकी यूजफुल लाइफ थी। तो आप लोग इसको 10 ईयर, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, रिवैल्यूएशन हुई लेकिन चेंज नहीं आया। लेकिन जब हम लोग 2024 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम 10 नहीं लेंगे, हम लोग लेने हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो हम उसके मुताबिक, अब डिपेंड करता है कि आप इसको अगर 10 लिखोगे तो स्टेरिक बना के साथ लिख दो कि कंप्लीट यूजफुल लाइफ, और अगर सपोज यहाँ पे 8 लिखते हो तो यहाँ पे लिख दो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मतलब उसको बता दो कि ये मैंने यूजफुल लाइफ किस तरह से ली है। तो बात समझ आ गई सब बच्चों को? कंप्लीट यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, अब इनके मार्क्स तो आप लोगों को मिल जाने हैं। अब आ जाए जरा यहां वर्किंग पर, क्या आपने हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पे नजर दौड़ाई तो आप देखिए आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा, देखिए जरूरी नहीं कि आपने फैक्ट्री बिल्डिंग ही पहले करना है, इन तीनों एसिड में से जो आपको सबसे ज्यादा इजी नजर आए आपने सबसे पहले उसको जाके सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैंने देखा ना, मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग सबसे ज्यादा आसान लग रहा है। क्यों? एक तो इसमें किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं है, सिंपली रिवैल्यूएशन है। ऑलराइट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं फैक्ट्री बिल्डिंग को कंप्लीट करूंगा कैसे? अब जहां पर जैसे ही मैंने देखा कि मैं कौन से ईयर से स्टार्ट करने लगा हूं इसको, 1 जनवरी 2024, तो मैंने ये देखना है कि भाई 1 जनवरी 2024 में मेरे बिल्डिंग अकाउंट में उसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे ये रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करता है तो ये वाली वैल्यू तो नहीं है। ऑल राइट, तो कौन सी, 2022 में रीवैल्यू हुआ तो 23 में उसका ओपनिंग 110 नहीं बना,
तो 24 और 23 के एंड पर उसका क्लोजिंग भी तो 110, तो 24 का ओपनिंग 110। आपने ये वाली वैल्यू उठा लेनी है, आपने यहां पर आकर लिखना है 110। मेरी बात समझ आ गई? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट आपने वो लेनी है। अब 1 जनवरी से पहले देखना है आपने कि लास्ट टाइम रीवैल्यू कब हुआ। तो लास्ट टाइम रीवैल्यू हुआ था 31 दिसंबर 2022। उस टाइम पर जो वैल्यू होगी वो। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन कब हो रही है? एट द एंड ऑफ द ईयर। कितनी अमाउंट पर? तो आपने सिंपली क्लोजिंग बैलेंस में आके 70 लिख देना है, क्योंकि लास्ट डेट पर रिवैल्यू हो रही है तो अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर ही जाएगा। बात क्लियर? कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। हाँ, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ये आएगा। अब क्या करना है? अब इस एसिड को करना है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट करेंगे तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन। अब अगर ओपनिंग डेप्रिसिएशन की बात करें तो 125 डेप्रिशिएट नहीं होगा, 110 डेप्रिशिएट हुआ। और कितना डेप्रिशिएट हुआ? इन ईयर 2023, जस्ट इन ईयर 2023। और वो भी कितना, कितनी अमाउंट के साथ? तो देखिए ओरिजिनल यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10। 21 में डेप्रिशिएट हुआ, 22 में भी डेप्रिशिएट हुआ, 2 साल के लिए डेप्रिशिएट हो चुका था। जब लास्ट टाइम रीवैल्यू हुआ तो रीवैल्यूड अमाउंट 110, लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 इयर्स। तो 110 डेप्रिशिएट होगा डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास और एक ही साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि उसके बाद हमारा करंट ईयर स्टार्ट हो गया है। तो 110 बाय, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी 13.75। मेरी बात समझ आ गई सबको? क्या कोई डिस्पोजल हुआ? फॉर द ईयर भी तो डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो 13.75। और किसी किस्म की कोई इंपेयरमेंट नहीं, सारी की सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगी टू एसिड। और ये वैल्यू आ रही है 27.5, ये ट्रांसफर हो गया एसिड। और लास्ट डेट पर रिवैल्यू हुआ, तो जिस दिन रिवैल्यू होता है उस दिन उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने। बात क्लियर? और ये आप लोगों ने मेंशन कर दी। ये 27.5 इधर आ गया। जब रीवैल्यू करने लगते हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ या लॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं एसिड की WDV एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, विच इज इक्वल टू 110 माइनस 27.5, 82.5। जबकि मैंने उसको कौन सी वैल्यू पर लेकर आना है? 70 पर। तो कितने का डिक्रीज आ रहा है? सिंपली आपने ये 12.5 लिख देना है। ओके, मतलब नहीं सोचने की जरूरत। इससे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस था, गेन था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में गया था, कितना रहता है, किस तरह से है, यहां पे ना सोचना। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। आप सिंपली ये कह रहे हो कि इस मरतबा रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, टोटल कितना? 12.5। आपने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा। इट मीन्स दैट ये सारे का सारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाने। ये आपको यहां से ये रिजल्ट मिल गए, यहां से आपको ये रिजल्ट मिला। अब आप लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग WDV लिख सकते हो। तो 110 माइनस 13.75 इज इक्वल टू 96.25 एंड 70। ये हम लोगों ने मान। और आप लोगों के पास आपका ये फैक्ट्री बिल्डिंग वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। बात क्लियर? कोई इशू? नेक्स्ट, भाई मशीन्स की तरफ अभी ना जाओ, क्योंकि मशीन्स में इंपेयरमेंट हो गई थी, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अब हम चलेंगे अपने पास व्हीकल्स। व्हीकल्स को अगर आप लोग देखें कब से मौजूद हैं। अच्छा, न्यू अगर डिस्पोजल हम लोग करने जा रहे हैं तो ड्यूरिंग द ईयर करने जा रहे हैं, इससे पहले उसने कोई बात नहीं बताई। तो ओपनिंग 20 into 5 इज इक्वल टू 100। ऑल राइट।
और ये 100 कैसे आया? 20 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे आया। ओके हो गई बात। नेक्स्ट वन इज, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन? नहीं। डिस्पोजल हुआ है, डिस्पोजल। अब क्योंकि मैंने इसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, तो डिस्पोजल की भी कॉस्ट, और डिस्पोजल की कॉस्ट बहुत सिंपल सी वैल्यू वैल्यू थी क्या, कि मैंने अपने पास कितनी 2 व्हीकल्स डिस्पोज की, एक व्हीकल की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने यहां पे जाके 10 लिख देना है। अब मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि इस डिस्पोजल पर मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बारे में है। वो वहां पे जाके रिकॉर्ड किया जाता है कि इसके ऊपर गेन है या इसके ऊपर लॉस है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीजें आती हैं जो ना तो आप लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखें, ना आप लोग बैलेंस शीट में लिखें। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा अब देखें, क्या व्हीकल्स के ऊपर किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन, तो इसका क्लोज, अब डिस्पोजल है तो नेगेटिव में, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? बस ये देखें, ये कॉस्ट का पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा, अब अगर आप आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, भाई थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। और वो किस तरह से, क्योंकि अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एम आई राइट? 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग की बात करें तो 2022 में डेप्रिशिएट हुआ, 2023 में भी डेप्रिशिएट हुआ, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओपनिंग के तौर पर आएगा। किसी को एतराज? अच्छा कितनी वैल्यू, अच्छा फुल ईयर है ये हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओपनिंग लेकर आएंगे यहां पर। अब यहां पर कुछ ना कुछ वर्किंग, ये कुछ स्पेस अभी मैंने छोड़ी है, मैंने कुछ चीजें इसमें लिखनी है। आप लोगों ने इस पूरे पेज को छोड़ देना है, नेक्स्ट न्यू पेज से आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। और वो वर्किंग अब हमारे पास कैसे आएगी, ये मैंने यहां से वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग 1। अच्छा, बात बात ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर वर्किंग का अपने पास हेडिंग दें, ये जरूरी नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आप हेडिंग ना दें, आप सिंपली कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। वैसे क्या था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, अगर यहां पे हेडिंग देनी है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। जी, कैसी आएगी? 100 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू 15, एड 100 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15%। ये बात आपको समझ आ गई? WDV ली है। अच्छा, वैल्यू 12 पॉइंट एंड द टोटल इज 27 पॉइंट, ये जाके बता दो। ये है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स 27 पॉइंट। कहां से पता चला? वर्किंग 1, ये जरूर लिख लें। किसी को डाउट? अच्छा फिर देखो, डिस्पोजल हुआ, तो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डिस्पोजल कौन सी अमाउंट का हुआ? वर्किंग 2। वर्किंग 2 क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। जी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू 1.5। 10 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू 1.275। जी, 10। अब देखें, अब इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें तो इसकी WDV हमारे पास क्या बच जाएगी, ये देखें। 10 माइनस 1.5 माइनस 1.27, देखिएगा जरा वैल्यू क्या आ रही है, ये 7.22। इसका 15% मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए डिस्पोजल कब हुआ? ऑन 30 जून,
तो फॉर 6 months इज इक्वल टू 0.54। अच्छा, अब यहां पर देखें इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.275 प्लस 0.54 इज इक्वल टू 3.31532 कर लूं। ये यहां पर आ गया 3.32 वर्किंग 2 और डिस्पोजल है तो माइनस हो जाए। मेरी बात समझ आ गई होगी सबको? सबको क्लियर? अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हमारे पास क्या बन रही है? 100 माइनस 27.75 72 पॉइंट। ये बात भी सबको अभी तक के लिए क्लियर है? अच्छा, आगे सुने। अब मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है ऑन व्हीकल्स। वर्किंग 3। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने वर्किंग नोट्स भी कैसे बनाने हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन व्हीकल्स। हाँ जी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऊपर है, मुझे पता चल नहीं गया 72 पॉइंट। हाँ जी, बात क्लियर। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस कर दोगे। अब जब आपने यहां से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी उठाई है तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस कर दोगे। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल क्या है? ये आपने ऐसे ही करना है ताकि ये एक इंडिकेशन मिल जाए। यहां से माइनस करोगे 7.225। इसका पता आपको कहां से चला? अब जैसे ही वो वर्किंग टू में जाएगा ना, तो ये देखो, ये हाईलाइट है कि भाई ये वैल्यू यहां से आई है। डन। अच्छा, फिर अब देखो ये वैल्यू कितनी बन गई? 65.025 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसने फुल ईयर एप्रिशिएट हो जाना है 15%। 9.7 में इस डिस्पोजल ने डेप्रिशिएट होना है 7.225 मल्टीप्लाइड बाय 15%। कितने अरसे के लिए? 6/12। ये ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था हम लोगों ने, ये यहां पे कैलकुलेट किया हुआ था ना, सेम वैसे ही लिख देना, दोबारा से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना। क्या कोई एडिशन हुई? नहीं। तो ये है आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10.29 depreciation expense for the year। यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 10.29 वर्किंग 3। जी, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रीवैल्यूएशन वगैरह, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है इसके ऊपर। जी, अब जरा इसको सॉल्व करें। 27.75 माइनस 3.32 एड 10.29 34.72। 90 में से इसको माइनस करते हैं 55.28। ये है WDV क्लोजिंग ऑन व्हीकल्स। जी, क्या आप लोगों को ये सारी स्टोरी सही से समझ आ गई? आपके व्हीकल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप देखिए टोटल मार्क्स कितने थे इसमें से? 16 मार्क्स थे। ये लाजमी बात है कि जो हमारे पास मशीन्स का पोर्शन है ना, वो ज्यादा ट्रिकी है। तो उसने तकरीबन कोई 8 मार्क्स सिर्फ मशीन्स के लिए रखे होंगे।
लेकिन 4 मार्क्स इन दोनों के लिए। तो 8 मार्क्स तो आप लोग गेन कर चुके हैं ना। अब आपने आना है इधर। अब इन 8 मार्क्स में से भी काफी सारे मार्क्स आपके लिए बहुत इजी हैं, आप ले सकते हैं। जैसा कि अब देखिए, 2 सिमिलर मशीन्स 100 ईच, तो ओपनिंग बैलेंस मुझे क्या मिल जाएगा? 200। आपने जाके यहाँ पे 200 लिख दिया। 200 कैसे आया? 100 × 2। और एडिशन हो गई ड्यूरिंग द पीरियड, कितने की? 40 मिलियन की ड्यूरिंग द पीरियड एडिशन, 40 मिलियन। फिर कोई डिस्पोजल नहीं, कोई इसी किस्म का ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड या रिवैल्यूएशन नहीं, और ये कॉस्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। 2 मार्क्स मजीद आपको मिल गए। अब इसमें कोई इशू था? इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन इज, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पोर्शन में पहुंचे, हमें पता चला कि इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक है। 200 ने डेप्रिशिएट होना है एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम 1 जनवरी 2023, जस्ट फॉर 1 ईयर। ऐसे ही है ना? तो हम क्या करेंगे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 30। 30 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे? 200 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये छोटी छोटी वर्किंग, कभी भी वर्किंग का पार्ट ना बनाओ, कोशिश करो फिर यहां पे लिख लो। लेकिन हाँ, आपके पेज में इतनी स्पेस ना हो, तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा, ऐसी प्रेजेंटेशन बन जाए जो बाद में पढ़ी ही ना जाए। फिर आप लोग अलग कर लिया करो। फिर आप लोग अलग से वर्किंग का नोट देकर उसको बता दो कि ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ऑल राइट। अच्छा, ये 30 समझ आ गए? क्या कोई डिस्पोजल हुआ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अगर फॉर द पीरियड की बात करें तो भाई, एक तो वो हमारे पास ये जो ओपनिंग था उसने डेप्रिशिएट होना है, प्लस ये जो 40 है ये ड्यूरिंग द ईयर आया है, तो ये मर्ज नहीं हो सकता ओपनिंग के साथ, अलग से डेप्रिशिएट होगा। तो आपने इसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए चले जाना है। वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीन। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 200 लेस 30 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि कोई डिस्पोजल नहीं है तो माइनस मजीद कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू प्लस एडिशन मल्टीप्लाइड बाय, एडिशन हुई थी 1 अक्टूबर को, तो फिर टाइम फ्रैक्शन 3/12 एंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज, भाई ये 27 आ गया, ये जाके रिकॉर्ड कर दें। 27 वर्किंग। अब जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, और जब आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो फिर इंपेयरमेंट IAS 36 माइंड में लेकर आए, तो पता चला कि कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया जाता है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया जाता है रिकवरेबल अमाउंट के साथ, ऐसे ही है ना? और अगर हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट लॉस है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, और वो दोनों चीजें उसने आपको बताई हुई है। अच्छा, अब हर मशीन के लिए अलग अलग से फेयर वैल्यू है, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हर मशीन की अलग अलग से वैल्यू इन यूज है, मतलब हर मशीन की अलग से रिकवरेबल अमाउंट है। तो मैं अपने तमाम मशीन्स वाले एसेट्स को इकट्ठा इंपेयरमेंट नहीं कर सकता। इंपेयरमेंट ऑफ, टेस्टिंग ऑफ इंपेयरमेंट बेसिकली तमाम एसिड्स के ऊपर होती है, क्लास ऑफ एसिड्स के ऊपर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्वेंट्री के लिए आप टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट में से इन्वेंट्री की जो NRV/LS नहीं किया करते या चेक नहीं करते, आइटम बाय आइटम बेसिस चलते हैं, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या था, आप अपने पास आते वर्किंग में,
वर्किंग 5 इम्पेयरमेंट। जी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, कैरिंग अमाउंट। जिस तरह IS 36 में हम लोगों ने मेथड पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही इधर करना था। कैरिंग अमाउंट और कैरिंग अमाउंट तमाम मशीन्स की कब? 31 दिसंबर 2024। ऑलराइट। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, अब ये कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? अगर मैं बात करूं यहां पर अपने पास ओपनिंग अपनी टू मशीन्स की, दोनों की कॉस्ट इक्वल थी, दोनों की डेट ऑफ परचेज इक्वल थी। एम आई राइट? सही कह रहा हूं ना? तो भाई दोनों में से हर कोई इक्वल इक्वल अमाउंट के साथ अप्रिशिएट हुआ होगा। इट मींस दैट दोनों की कैरिंग अमाउंट इक्वल है, दोनों की कैरिंग अमाउंट इक्वल है। अब वो कैरिंग अमाउंट आएगी कैसे आप लोगों के पास? अब देखें, 2023 में डेप्रिशिएट हुआ और साथ में 2024 में डेप्रिशिएट हुई मशीन। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 100। तो आप देखें कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन 1 एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन 2, वो आप लोगों के पास आ जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाय 85% मल्टीप्लाइड बाय 85%। मेरी ये बात समझ आई है? मैंने डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, मुझे WDV चाहिए, कैरिंग अमाउंट। तो अगर 15% डेप्रिसिएशन है तो रिमेनिंग तो 85% बच गया ना। और जो वो 85% फर्स्ट ईयर के एंड में बचेगा उसका 85%, तो दो मरतबा 85%। बात क्लियर हुई है? तो ये देखो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 72.25। यहां पे लिखोगे 72.25, 72.25। ये देखो, समझ आ गई? ओके, अब ये रेफरेंस मिल चुका है स्टैरिक से कि ये जो स्टैरिक को लगा दिया है, ये नीचे कैलकुलेशन देख लो। नेक्स्ट वन इज M3। तो M3 ड्यूरिंग द पीरियड आई 40 मिलियन की थी। फॉर द ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज किया हम लोगों ने? तो अभी हमने ये कैलकुलेशन ही तो की थी। फॉर द ईयर 1.5 का, तो बाकी कितना बच गया? 38.5। 40 माइनस 1.5। ऑल राइट। अच्छा, अब कैरिंग अमाउंट आ गई। अब हम लोगों ने देखनी है रिकवरेबल अमाउंट। अब ये देखो, ये बेसिकली IS 36 पढ़ा रहा हूं। तो रिकवरेबल अमाउंट जब आपने फाइंड करनी हो, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ऑल राइट। अब वो वैल्यू सामने लिख दो। क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यू इन यूज 60 लूं या 68 लूं? बेसिकली तो एरर यहीं पे ही होना था ना, कि मैं अगर वैल्यू इन यूज लेता हूं मशीन 1 की अगर बात करूं, तो मैं 60 लूं या 68 लूं? अगर मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेता हूं तो मैं 55 लूं या 65 लूं? आपका क्या ख्याल है? जी, तो हम लोगों ने इम्पेयरमेंट में पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने अगर वैल्यू इन यूज लेनी है तो आपने करंट कंडीशन में रहते हुए उसके बेनिफिट्स को देखना है। और अगर हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बात करें तो वो भी करंट कंडीशन में अगर इस एसिड को सेल करने जाऊं तो मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलना है। तो बेसिकली ये चीज वो आपको कंफ्यूज कर रहा था। हमने आफ्टर रिपेयर में, ये तो फ्यूचर की बात है ना। तो फ्यूचर की किसी भी इस किस्म का कोई इवेंट, कोई रिपेयर एक्सपेंस, उसकी वजह से हमारे अगर कोई इनफ्लोज में चेंज आता है तो वो कभी भी वैल्यू इन यूज का पार्ट नहीं बनते। ऑलराइट। अब ये चीजें उस स्टूडेंट को पता होती हैं
जिसने मेरे साथ स्टडी टेक्स्ट के अंदर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा था, मुझे पता है कि रिकवरेबल अमाउंट में क्या चीज आएगी, वैल्यू इन यूज में क्या चीज आएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या चीज आएगी। तो हम लोगों ने आफ्टर रिपेयर उसकी कंडीशन को नहीं देखना, करंट कंडीशन को देखते हुए करंट कंडीशन में वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट मींस दैट मैं ये वाली वैल्यूज पिक करूंगा वैल्यू इन यूज के लिए। कौन कौन सी? 60, 75, 35, 60। अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन गलत हो गया यहां पे। फिर नेक्स्ट वन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब वैल्यू इन यूज अगर करंट कंडीशन में है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी करंट कंडीशन में। कौन कौन सी? 55, 73, 30। 55, 73 और हमने इसमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है? हायर वैल्यू। तो आप यहां पर जरा बना लेना एक प्यारा सा बॉक्स इसके ऊपर जी। अब इन दोनों में से हायर वैल्यू, इन दोनों में से, इसमें से, अब आपने देखनी है इंपेयरमेंट लॉस और इंपेयरमेंट। देखें, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें। अच्छा, इंपेयरमेंट कब आएगी? व्हेन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, हायर देन रिकवरेबल अमाउंट। ओके, तो आपने क्या करना है? ए माइनस बी। आप देखें, ए माइनस बी। हाँ जी, क्या आपको इंपेयरमेंट मिली? कितने की? 12.25 की। ए माइनस बी, नो इंपेयरमेंट। अब ये ना हो कि नेगेटिव में वैल्यू लिख दो, यहां पर इंपेयरमेंट ही नहीं है। अब देखिए, मशीन 1 पे इंपेयरमेंट हो गई लेकिन मशीन 2 पे नहीं, हालांकि दोनों एक जैसी मशीन थी। नेक्स्ट, मशीन 3 की बात करें, 38.5 पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट, तो टोटल यहां पे इंपेयरमेंट 3.5 की इंपेयरमेंट है। और यहां पर इसको एक लाइन लगा दें और टोटल इंपेयरमेंट इसको ऐड कर दें, 15.75। और ये जाके लिख दें इंपेयरमेंट लॉस में। तो अप्रोक्सीमेट कोई 4 मार्क्स उसने सिर्फ इसके रखे हुए हैं, वर्किंग फाइल इंपेयरमेंट। अब देखो, क्या इंपेयरमेंट की मुकम्मल टेस्टिंग हो नहीं गई? यही कुछ होता है इंपेयरमेंट में, कोई अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स है उसने सिर्फ इस पॉइंट के रखे हुए होंगे। अब आप लोग यहां पर देखें, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना। ये टोटल कितना हो गया आपके पास? 72.75। अच्छा, अब ओपनिंग की बात करें तो 200 माइनस 30 इज इक्वल टू 170। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 240 लेस 72.75, 167.25। ये आपके नोट्स यहां पे आ गए। अब एक तो आपने ये चीजें बता दी, साथ में आप लोगों ने बताना होता है लॉस रिवैल्यूएशन इज कैरीड ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग on 31st December 2024 by an independent firm of valuer। और अब उसने नाम नहीं गिवन, वैल्यूअर के बाद डॉट 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 वो लगाना शुरू कर दो, हो जाएगा। फिर आपने बताना है कि इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट अप्लाइड, इफ कॉस्ट मॉडल इज अप्लाइड, देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग इज, फिर वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके दे देनी है। फिर एक दो चीजें ये हो गई। फिर क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है, इससे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोगों ने देखना है।
कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा। अब यहां पर देखें ना, तो वैल्यू क्या थी 125, 21 में भी डेप्रिशिएट हुआ, 22 में भी डेप्रिशिएट हुआ, और उसके बाद 110 वैल्यू मिली, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ही आया था। ओके, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट वो आप लोग जाकर बता दोगे। अब देखें इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या लिखना है, लास्ट रिवैल्यूएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग is carried by an independent firm of valuer on 31st December 2024. If cost model is applied, is used on factory building, then the carrying amount amount is cost। हाँ जी, फैक्ट्री बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं थी, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 125, तो अभी भी उसकी कॉस्ट क्या होती 125, लेस करते हम इसमें से कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आ जाती 125 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमने परचेज किया था ना, तो 2024 के एंड तक 21, 22, 23, 24, 4 साल के लिए डेप्रिशिएट हो चुका होता। तो टोटल इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाती वो 50, तो इसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास होती 75। ये पॉइंट आप लोगों ने इस तरह से जाके मेंशन कर देना था। हो गया। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोगों ने कैसे बताना था। अब क्योंकि हम लोगों ने वैसे जो कंपैरेटिव फिगर्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, सिर्फ हम लोगों ने करंट ईयर के बारे में डिस्कशंस करनी है। जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1 जनवरी 2024। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1 जनवरी 2024, और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस कैसे आता। अब आप लोगों ने इस रिवैल्यूएशन सरप्लस की करनी थी कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन कैसे होगी, आपके एसेट्स की वैल्यू क्या थी 125, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 50 नहीं, 31 दिसंबर 2022 25, कैरिंग अमाउंट
100 revalued amount, 110 revaluation surplus 10। ये बात आपको समझ आ गई? तो 31 दिसंबर 2022 को जो मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो 10 था। कब? 31 दिसंबर 2022 को मेरे पास जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो 10 था। एक साल के लिए एसिड डेप्रिशिएट हो गया, एक साल के लिए एसिड डेप्रिशिएट हो गया। तो एक साल एक रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हुआ होगा। तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा? 10 - 10/8 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आई है ये है 8 ये ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस है। आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर ड्यूरिंग द पीरियड रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। 10.8 1.25 ड्यूरिंग द पीरियड रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर किया। गॉट इट? तो मेरे पास कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस बाकी बच गया? 7.5। ये जो 7.5 आया है, 7.5, जबकि लॉस कितना था? लॉस जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 12.5 का लॉस था हमारे पास। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बचा हुआ है? 7.5। ये रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये खत्म हो गया तो बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज नील। अब टोटल लॉस था कितना? 12.5। रिवैल्यूएशन सरप्लस ने कितना कंपनसेट किया? तो ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा? 5। बात क्लियर सब बच्चों को? ये वो पॉइंट थे जो कि आप लोगों ने जरूर बताने थे। आई होप कि आप लोगों को नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अच्छे तरीके से समझ आ गई। ये कंप्लीट आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन है और इसके आपके पास थे 16 मार्क्स। आपकी तरफ से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? गुड। मार्च 2025 में डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग। और मार्क्स कितने हैं इसके? 8 मार्क्स। बोरिंग कॉस्ट में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही। अब देखिए इसको हम लोगों ने किस तरह से लेके चलना था। ऑन 1 जनवरी 2024, जबकि यहाँ पर बात क्या यहाँ पर उसने हमें कोई डेट वगैरह नहीं बताई। उन्हें सिर्फ ये बताया है कि वेयर हाउस बिल्डिंग के अंदर मैं कितनी अमाउंट बोरिंग कॉस्ट के तौर पर कैपिटलाइज करूं। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा कि वेयर हाउस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी, उसने ये नहीं कहा। अगर वो ये कहे तो आंसर हमारा कुछ डिफरेंट होता है। वो ये कह रहे हैं कि वेयर हाउस की बिल्डिंग में बाकी चीजें तो जाएंगी ही, लेकिन ये बताओ कि बोरिंग कॉस्ट के तौर पर हम कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करें। तो हमारा सारा फोकस उस पर चला जाएगा। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की गई इसमें, कहते हैं LL commenced the construction of warehouse building. Below is a breakdown of the payments made to the contractor. कब? 1 Feb 2024। अच्छा, यहीं पे ही देखो ना क्या कहते हैं। 1 जनवरी को commenced the construction of warehouse building। कॉन्ट्रैक्टर को पहली पेमेंट कब कर रहे हैं? 1 Feb 2024। देन 1 मई, 1 अक्टूबर एंड 1, मतलब कि तमाम पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ही हैं। तमाम पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ही हैं। और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब टोटल कितनी अमाउंट हमने पे की कॉन्ट्रैक्टर को? 1220 मिलियन। इसको कहां से फाइनेंस करवाया?
a long-term project of rupees 500 million carrying interest at the rate of 16% per annum was obtained on 2024. The surplus funds from the loan were invested in a saving account at 10% पर। अच्छा, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अच्छा, जैसे ही उसने कहा था कि मैंने इसकी कमेंसमेंट स्टार्ट कर दी 1 जनवरी को, लोन भी उसी दिन ले लिया 1 जनवरी को, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर एक्टिव काम स्टार्ट हुआ या नहीं उसके बारे में बात नहीं की गई। अच्छा, आप लोग अगर याद करो तो हम लोगों ने ना इसके लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, उसमें क्या था कि हम लोगों ने कहा था कि भाई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हो, लोन ऑब्टेन कर चुके हो, उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी इनकर्ड कर रहे हो। अब यहां पर उसने एज सच हमें कुछ नहीं बताया कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कमेंसमेंट डेट क्या है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारी कमेंसमेंट डेट उस टाइम से है, मतलब एक्टिव वर्क उस टाइम स्टार्ट होगा जब कॉन्ट्रैक्टर को पहली पेमेंट करोगे। उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर ने कभी भी काम नहीं स्टार्ट करना। अब क्योंकि क्वेश्चन में आज सच कोई बात नहीं थी, मैं 1 जनवरी से इसकी कमेंसमेंट नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आ गई है? मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 फैब को तमाम तर कंडीशन मीट हो रही है। 1 फैब को मेरे पास लोन भी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इनकट हो रहा है, मैं पेमेंट भी कर चुका हूं, और उसी दिन एक्टिव वर्क स्टार्ट हो चुका है। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर? पहली मिस्टेक बच्चे ने इधर ही करनी होती है कि 1 जनवरी को ले लेते हैं। तो 1 जनवरी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ही नहीं हुई, उसने इससे पहले आपको कुछ बताया ही नहीं कि आपने कोई अमाउंट यूटिलाइज की। ये बात याद रखना, जब तक के पहली पेमेंट ना हो जाए तब तक काम नहीं स्टार्ट होता। डन। नेक्स्ट वन इज विदड्रॉज फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। और जब बात आती है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की, मतलब ये आप लोगों के पास जर्नल बोरिंग्स है। और जर्नल बोरिंग्स क्या, देखो 1220 चाहिए था, 500 का अरेंजमेंट, तो ये 500 तो स्पेसिफिक हो गई बोरिंग, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। इसके अलावा जो अमाउंट चाहिए वो कहां से मिलेगी? फ्रॉम अ बैंक विच कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, दिस फैसिलिटी इज आल्सो यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड। मतलब वो बता रहे हैं कि ये जर्नल पर्पस है, इसको हम इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे सिर्फ एक ही जर्नल बोरिंग्स है, तो जब एक ही जर्नल बोरिंग है तो कैपिटलाइजेशन रेट तो फाइंड ही नहीं करना था। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। फिर साथ में इसमें गवर्नमेंट ग्रांट आ गई। कहता है कि भाई आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली रिलेटेड टू वेयर हाउस ही है, कितनी अमाउंट की? 300 मिलियन की। कब मिली? 1 सितंबर 2024। अब हम लोगों ने ना अपने स्टैंडर्ड में ये एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था रिड्यूसिंग ऑफ जर्नल बोरोइंग्स। और उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस पेमेंट्स होती हैं, कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करते हो, तो आपकी जो बोरिंग है जर्नल बोरिंग वो रिड्यूस हो जाती है। ऑलराइट, अब क्या है, इसने भी बता दिया कि ये जो 300 आपको मिला है, ये 300 आप यूज करोगे टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। कि अगर इससे पहले किसी किस्म की कोई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आप यूज कर चुके हो तो उसमें से 300 डिडक्ट कर दें। मेरी बात समझ आई? और आपका यहां पे देखें, कहते हैं लीगल डिस्प्यूट आया अरोज रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप राइट्स एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटली halted फ्रॉम 1 जून टू ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। तो ये नेसेसरी तो ना हो गया, तो फिर ये सस्पेंशन है। कितनी? 1.5 मंथ्स की सस्पेंशन है। और हम लोग जो काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 2024 को वेयर हाउस कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपली हम लोगों ने देखना था कि अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था। देखिए भाई 8 मार्क्स ये आप लोगों के बेनिफिट्स में जाने वाले थे। अगर आपके पास बोरिंग कॉस्ट का सिर्फ एक बेसिक नॉलेज भी था ना, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिंपली आपने क्या करना था, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपने रिकॉर्ड किया, क्वेश्चन नंबर 1।
बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ये आप लोगों ने लिख लिया, साथ में उसे बता दो स्टार्ट करने से पहले, या इवन के एंड में भी एक नोट के तौर पे बता सकते हो। कमेंसमेंट डेट इज 1 Feb 2024 as on conditions or fulfilled। ये बात अगर स्टार में बता दोगे तो भी उसे पता है कि मैंने क्वेश्चन को चेक फर्स्ट फैक्ट के मुताबिक करना है। अब अगर उसका सोल्यूशन इसी के मुताबिक होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर से दैट 1 जनवरी जो कि नहीं हो सकता, तो फिर उसके माइंड में आ जाएगा कि भाई आपने फर्स्ट फैब लिया है और आपके मुताबिक कंडीशन अब मीट हो रही है। अब इन केस अगर ये मिसमैच हो भी गया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला कि अब आपने सारी कैलकुलेशन इसके मुताबिक की हुई है, लेकिन ये डेट आपने भी रीजनेबली सिलेक्ट करनी है। ओके। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट। अब जब आपने उसको बताना है एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बोरिंग, स्पेसिफिक लोन है, तो स्पेसिफिक लोन पर आप सबसे पहले लिखोगे रुपीस इन, अब यहां पे मिलियंस में बात हो रही है। हाँ जी, स्पेसिफिक बोरोइंग्स। स्पेसिफिक बोरोइंग्स, हाँ जी। स्पेसिफिक लोन कितना ऑब्टेन किया था, किस रेट पर, 16% पर। कब, 1 जनवरी। लेकिन मैं 1 जनवरी नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, फर्स्ट फर्स्ट फैब टू 31 दिसंबर। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 11 मंथ्स, लेकिन उसमें से 1.5 मंथ्स की सस्पेंशन, तो रिमेनिंग टाइम इज बाय 12। जी, फिर ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज इसके ऊपर इंटरेस्ट, इनकम। अब जो फर्स्ट मंथ है जनवरी, उस जनवरी के मंथ में भी इंटरेस्ट इनकम आई है, लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बने। क्यों? क्योंकि मैं कैपिटलाइजेशन फर्स्ट फैब से कर रहा हूं, तो वो इधर का पार्ट नहीं बनेगी। अब आप देखिए, आपके पास था इन टोटल 500, उसमें से आपने यूटिलाइज कर लिया 300, तो आपके पास सरप्लस फंड आ गया जो कि आपने इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 10% फॉर, अब देखें, फर्स्ट फैब को इन्वेस्ट किया फॉर द मंथ ऑफ फैब, मार्च, अप्रैल, और फर्स्ट मई में जाके उसको यूटिलाइज कर लिया और सारे का सारा यूटिलाइज कर दिया। उसके बाद सरप्लस फंड ही नहीं है, तो 3 मंथ्स के लिए 3/12, 5, और ये 5 लेस हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? फिर आप लोगों ने लिखनी है जर्नल बोरोइंग्स। हाँ जी, जर्नल बोरोइंग्स की अगर हम लोग बात करें
क्वेश्चन में देखें, ये स्पेसिफिक लोन से गया, 450 की पेमेंट करनी थी, स्पेसिफिक लोन में से 200 पड़ा हुआ था, 200 जाएगा स्पेसिफिक लोन में से, रिमेनिंग 250 जर्नल बोरिंग्स में से। तो आप ये देखो यहां पे लिखोगे 450 माइनस स्पेसिफिक लोन वाला इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। अब आप लोगों ने ना बेसिकली यहां से यहां तक देखना है, टोटल टाइम वैसे देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ, लेकिन इसमें से जून कंप्लीट और हाफ ऑफ जुलाई वो थी सस्पेंशन। दूसरी बात, 1 सितंबर को आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, जो कि हमने रिड्यूस करनी थी फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। तो आप लोग 1 अक्टूबर तक नहीं जा सकते, आप 1 सितंबर तक जाओगे। मेरी बात समझ आई है? आप 1 सितंबर तक जाओगे। अब डेट्स गिनो, मई कंप्लीट, जून नहीं आएगा, जुलाई का हाफ, ओके, और अगस्त कंप्लीट। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 2.5। ये सब बच्चों को बात समझ आ गई? हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन करो, 9.38। अच्छा देखिए, अब 250 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में से यूटिलाइज हो चुका था, अभी मैं 1 सितंबर तक पहुंचा हूं, 250 यूटिलाइज हो चुका था, ग्रांट कितने की मिल गई? तो मेरे पास अभी भी ग्रांट में से 50 का सरप्लस पड़ा हुआ है, ग्रांट में से। लेकिन इस 50 के सरप्लस पर आपने इनकम नहीं कैलकुलेट करनी। क्यों? क्योंकि जब ग्रांट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, तो उसके ऊपर इनकम भी कैलकुलेट नहीं। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा ना हो कि ये 50 आप सरप्लस फंड इन्वेस्ट करके और आप इसको बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बना दो, तो नहीं करना ऐसा। अच्छा, अब ये 50 आपके पास रिमेनिंग है, जब नेक्स्ट पेमेंट करने लगोगे 290 की, तो बेसिकली आप 290 जर्नल बोरिंग में से नहीं लोगे, 50 आप ग्रांट वाला उठाओगे। तो यहां से कितनी अमाउंट आएगी? 290 माइनस इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ, अब ग्रांट मुकम्मल यूटिलाइज हो चुकी है, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें कौन सी डेट पर है, अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर, फॉर 2 मंथ्स, 7.2। जी, नेक्स्ट वन इज, अब आगे गए 1 दिसंबर 180, कैमुलेट कर देंगे। इससे पहले रनिंग फाइनेंस का बैलेंस कितना था हमारे पास? 240। मजीद कितना लोन हम उसमें से यूटिलाइज करने लगे? 180 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, 6.30, और जाकर इसको सॉल्व कर, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 81.21 ये है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। और आपका क्वेश्चन नंबर 1, 8 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन इसमें से? एनी प्रॉब्लम? गुड। मार्च 2025 के पेपर्स में अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद बेसिकली ये था कि आई कैप के रीसेंट ट्रेंड को जाने, कि आई कैप का रीसेंट ट्रेंड क्या है। अब आप लोग खुद देखें कि आई कैप आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल को पोर्शन नहीं पूछने वाला, इवन के एक न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड होने के बावजूद वो आपसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूछ लेता है कि मैं इस चीज़ों को किस तरह से डील करूं। तो इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि आपको पता चल सके कि आई कैप के मुताबिक हम लोगों ने इनके सॉल्यूशंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, रिक्वायरमेंट,
briefly respond to the queries raised by फातिमा। इस किस्म के क्वेश्चंस का ट्रेंड सबसे ज्यादा चल रहा है। मतलब काफी सारा आपका पेपर सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर होता है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड से रेलिवेंट, और आपने उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह बतानी होती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने ये समझना है, जैसे आपके पास कोई पर्सन आया, आपका जूनियर आया और आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि भाई मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, या इस चीज को हम ऐसे डील कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब आपने उसको समझाना है। आप लोग अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आपका जूनियर आपके पास आया और आपने उसको बताना है कि भाई इसके साथ हम ऐसा डील क्यों कर रहे हैं। या यूं समझ लें कि हॉस्टल में आपका एक दोस्त आपके पास आ गया, उसने आपसे ये पहला इशू रेज किया, उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अब आप एक्सपर्ट पर्सन थे, आपको FR1 में अबूर हासिल था, आपने उसे बताया कि आजा यार मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब आप उसे क्या समझाओगे ये चीज। जैसे यहां पर देखें, हम क्वेश्चन को देखते हैं जरा। As the finance manager at DL, you have recently welcomed Fatima for a 3 month internship. You assigned her the task of developing a deeper understanding of the statement of कैश फ्लो। अब देखिए, हमेशा से कहा जाता है कैश फ्लो ऐसे आएगा वैसे आएगा, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। वो कहता है ये लो साइड पे करो, मुझे ये बताओ कैश फ्लो से रेलिवेंट, और कुछ पूछता ही नहीं है उससे रेलिवेंट। अब उसे पता है कि अगर बच्चे को इन चीजों का पता है ना, तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। तो उनके सारे वो जो उन्होंने हवा में तीर छोड़े थे कि कैश फ्लो 18 नंबर का आएगा, उसने जस्ट 6 मार्क्स का पूछ दिया। अब डिपेंड करता है। और पूछा क्या है आप लोगों से, DL एंड द अदर कंपनी recent financial statement, she has now presented the following queries for clarification। और वो कौन कौन सी है? हाँ जी, ये क्यूरीज हैं, इंडिपेंडेंट क्यूरीज हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 6 मार्क्स हैं, मतलब 2 मार्क्स ईच। अब आपने उसकी क्यूरी को अच्छे से पहले खुद अंडरस्टैंड करना है, ताकि फिर आप उसका सोल्यूशन दे सको। कैसे? The loss on the disposal of a machine has been added in the cash flow from operating activities। खुद खुद सोचो जरा, जब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती थी और हमारे किसी भी एसिड को डिस्पोज करने पर लॉस हो जाता था, तो हम लोग उसके प्रॉफिट्स में जाके जब प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स कर रहे होते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स में लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसिड हम लोग ऐड कर लेते थे। ऐसा ही है ना? हमारे माइंड में है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है, ऐसा ही किया जाता है। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं इवन दो इट्स कैश इफेक्ट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग इन इन वो कहती हैं कि भाई जितना भी कैश का इफेक्ट आया था, मतलब सेल प्रोसीड्स, वो सेल प्रोसीड्स तो सारी की सारी हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख दी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो कहते हैं कि फिर हम क्यों इस लॉस को प्रॉफिट में जाकर ऐड कर रहे हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, क्या बात समझ आई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मुराद होता है बिजनेस के ऑपरेशंस। और बिजनेस के ऑपरेशंस में अगर किसी किस्म का कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सेल्स कैश का इनफ्लो है, हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट है, हम उनको तो नहीं छेड़ रहे। परचेजेस पर कैश का आउटफ्लो है, प्रॉफिट्स का पार्ट है। जब तक सेल्स एंड परचेजेस नहीं होंगे, तब तक ऑपरेशन बाकी कहां से होंगे? हम उनको तो नहीं छेड़ रहे। ऐसा ही है ना? इसी तरह से सैलरीज पेड, हमने उनको भी नहीं छेड़ा एज इट इज। तो हमने क्यों जाकर लॉस को किया? हमने उसे कहा कि क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, और हम लोग इसको अपने लॉस में से लेस कर चुके होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यही वजह है कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका रिवर्सल डालते हैं। ऐसा ही है ना? और क्योंकि ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, तो इस वजह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमने इसको डिडक्ट किया हुआ होता है। तो हम उसका रिवर्सल डालकर उसके इंपैक्ट को नील कर देते हैं, और इसको जाके रिकॉर्ड कर देते हैं इन फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ आई है सब बच्चों को? अच्छा, यही बात आपने उसे बतानी थी। अब बताना तो यही सब कुछ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया है।
The loss on disposal of machine is added back because it is already deducted in calculation of net profit, but is not an operational cash flow. So the addition reverses the impact on profit and ensures that its effect is not accounted in cash flows from operating activities. क्या ये वही बातें नहीं है जो हमारे माइंड में आ रही थी? ऐसे ही है ना? तो आपने की पॉइंट जरूर बताने हैं। देखिए, अल्फाज में चेंजिंग हो सकती हैं, सेंटेंस में चेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन की पॉइंट्स जरूर बताने हैं आप लोगों ने। तो एटलीस्ट हमने वही की पॉइंट्स बता दिए थे। बात क्लियर? आपको 2 मार्क्स मिल जानी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। फिर कहते हैं इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल, इट मींस दैट मेरी करंट लायबिलिटी, ऐसे ही है ना? इंटरेस्ट पेएबल इज कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब उसने कहा है, फातिमा ने, वो अभी ट्रेनिंग पे आई हुई है, इंटर्नशिप प्रोग्राम उसका चल रहा है, तो उसने कहा है कि क्यों ये हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट तो है। क्यों? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इंटरेस्ट पेएबल भी तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। उसने कहा है कि ये हमारा वर्किंग कैपिटल है, तो फिर क्यों हम लोग येट चेंज इन इंटरेस्ट पेएबल, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस आता है, इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द चेंजेस इन। अब अगर आप लोग गौर करें तो हम लोग जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो उसमें हम लोग रिसीवेबल्स का इंक्रीज डिक्रीज लिखते थे, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, कैश इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जागते रहो। ट्रेड पेएबल इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब हमारे पास आ जाता था ना इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इवन के करंट लायबिलिटीज हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनते थे। क्यों? क्योंकि हम इनको स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनेंगे। ऑलराइट, ऐसे ही है ना? क्यों? इंटरेस्ट के लिए आप लोग देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इंटरेस्ट पेड के अमाउंट को अलग से नहीं लिखते, तो उसका पेएबल्स भी हम लोग अलग से डील कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर देखें, कहते हैं changes in interest payable is not reflected in change in working capital because the corresponding cash flow interest paid is presented separately in the cash flow statement. In contrast, working capital changes, trade receivables or trade payables are adjusted since their related cash flows are not shown separately in the indirect method. डायरेक्ट मेथड में तो शो हो रहा होता है ना, तो भाई हम फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी तो नहीं लेकर आते, क्योंकि वो अलग से शो हो रही हैं, रिसीवेबल भी शो हो रहे हैं, पेएबल भी शो हो रहे हैं, इंटरेस्ट भी अलग से जा रहा है, डिविडेंड टैक्स भी अलग से जा रहे हैं। तो इस यही वजह है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं लिखी जाती उसमें। जो इन्वेंट्री का चेंज है वो भी अलग से डील हो रहा होता है परचेजेस के तौर पर। फिर जहां पर देखो, सिंस देयर रिलेटेड कैश फ्लोज आर नॉट शोन सेपरेटली इन द इनडायरेक्ट मेथड, these adjustments are made to bridge the gap between accrual based profit and actual cash flows. Got it? तो सिंपल सी बात, अब देखो आपने एज इट इज तो नहीं लिखना था, लाजमी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप ये लिख सकते थे कि भाई हम इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज प्रेजेंटेड। ये बात जरूर बतानी थी आप। बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, कहते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन द ऑफिस बिल्डिंग और रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड, एक ये फातिमा ने कहा है कि भाई बिल्डिंग के ऊपर किसी किस्म का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होना चाहिए, एंड शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर। और उसने कहा है कि ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर जाए। फिर क्या होता है, हाउएवर दे डू नॉट अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एट ऑल, जबकि उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस नजर ही नहीं आया। अब उसे क्या जवाब दें?
कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर नॉट कैपिटलाइज्ड, इट्स रेवेन्यू नेचर, और रेवेन्यू नेचर होने की वजह से ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो चुका है, तो हमें इसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना। अब देखें इन्होंने क्या लिखा, repairs and maintenance on office building are recorded as, लिख लिया ना, वही रेवेन्यू नेचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड और ऑलरेडी डिडक्टेड इन नेट प्रॉफिट, सो नीड नॉट बी शोन एज आउटफ्लो इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन एज दे आर नॉट capitalized, therefore are not shown in investing activities। तो इस तरह से अगर आप लोग इसका सोल्यूशन देंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। इन केस अब आपकी स्टेटमेंट में और जो वो अज्यूम कर रहा था उस स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आपके एग्जैक्टली 2 मार्क्स नहीं देने वाला। आप एक अच्छी स्टेटमेंट उसको लिख कर देंगे अपनी तरफ से तो आपको 1.5 मार्क्स देगा। तो 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू, आप लोगों ने उससे 4.5 मार्क्स जरूर गेन कर लेने हैं इस क्वेश्चन में से। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? Spring 2025, question number 3. Requirements are: perform a vertical analysis of statement of profit or loss for both HBL and DDL। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे ही आप लोगों ने ये पढ़ा था तो आपको खुश हो जाना चाहिए था कि बड़ी कोई सिंपल सी चीज आप लोगों से इस मरतबा पूछ लिया उसने? हाँ जी, बात क्लियर? वर्टिकल एनालिसिस कौन सा होता है? देखो सिंपली मैंने आपको बताया है कि आपने देखना वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये वाली। तो मतलब एक ही कंपनी की तमाम तर चीजों का एनालिसिस। तो इस सिचुएशन में हमने एनालिसिस करना किसका है? तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अपनी सेल्स को 100% कंसीडर कर लो, और बाकी तमाम चीजें विद रिस्पेक्ट टू सेल्स हम लोगों ने जाके कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये वर्टिकल एनालिसिस 3 मार्क्स है। देखिए भाई 3 मार्क्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों कंपनीज के लिए करना है। फिर दूसरी चीज, कंप्यूट द रिटर्न ऑन एसिड्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब रेशो एनालिसिस में से सिर्फ 2 रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पे, रिटर्न ऑन एसिड, रिटर्न ऑन फॉर बोथ HBL एंड DDL। तो मतलब ये कैलकुलेट करना था, बड़ा सिंपल सा काम है। मार्क्स कितने हैं? 5। लेकिन साथ में सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के 5 मार्क्स नहीं है, साथ में अगर देखें प्रोवाइड अ, तो इसका ये हर किसी मतलब नहीं है मैं सिंपली उसको ये कह दूं HBL रेशो इज ग्रेटर देन DDL एंड DDL रेशो इज स्मॉलर देन HBL, ये नहीं है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि भाई अगर कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, किस चीज का इंपैक्ट आ रहा है, मैं जरा इसको अच्छे तरीके से देखूंगा और फिर जाके अपना एनालिसिस दूंगा, फिर जाकर उसने मुझे आउट ऑफ 5 4 मार्क्स देने हैं। बात क्लियर? अच्छा फिर देखें, फॉर द डिफरेंस इन ईच रेशो बिटवीन HBL एंड, कि अगर इनके रेशोज के दरमियान कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस की रीजंस को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब पहला काम क्या है मेरा? वर्टिकल एनालिसिस किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। किस किस का? HBL एंड DDL। अब देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे साथ कंपैरेटिव्स नहीं थे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमेशा कंपैरेटिव्स के साथ होता है, कंपैरेटिव ईयर के साथ, कंपेटिटर्स के साथ नहीं होता। मेरी बात समझ आई है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अपने जो कंपैरेटिव ईयर होता है उसके साथ किया जाता है, अपने कंपेटिटर्स के साथ नहीं किया जाता। अब यहां पर देखें, एक ही साल के लिए उसने वो सारी चीजें आपको ऊपर स्टेटमेंट्स वगैरह बता दी कि आपके पास ये 2 कंपनीज हैं। कहते हैं इट्स इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी। ये जो HBL है न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी। अच्छा कभी कभी ना थ्योरेटिकल आंसर करने के लिए ना इस थ्योरी का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, काफी सारी चीजों का पता आपको यहां से चल जाता है फिर। एंड इन द बुक सेलिंग इंडस्ट्री, अब यहां से बिजनेस का पता चल गया है कि बिजनेस कौन सा है।
दूसरा HBL अभी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस होने जा रही है। दूसरा वेयर DDL इज अ मार्केट लीडर, पहले से बैठे हुए हैं, छाए पड़े हैं, मगरमच्छ हैं मार्केट के ये। उस समय एक यहाँ पे मेंढक आ गए हैं, अब उसका हमने कंपैरिजन करना है। द मैनेजमेंट of HBL aims to compare its financial performance with that of DDL। वैसे तो उन्हें खुद थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था, कभी नए नए आने लगे हैं तो मगरमच्छ से पंगा जरूर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखो। द however due to significant difference in their size and operational scales a direct comparison of the financial statement is challenging, हो ही नहीं सकता। जैसे DDL की सेल्स 1700, जबकि हमारे HBL की सेल्स 340, क्या कंपैरिजन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। वो मार्केट लीडर है, उसके पास अच्छे खासे कस्टमर्स हैं। अब लाजिम बात है, जिसकी सेल्स ज्यादा उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा, उसके बाकी एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो हम लोग इस तरह से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बुरे हैं। हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, लेकिन रेशियो एनालिसिस के थ्रू करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली अब रेशियो एनालिसिस को नहीं चूज किया। हमने किसको कंपैरिजन के लिए, हमारे पास तीन मेथड थे, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। उसने कहा आप वर्टिकल एनालिसिस करके थे। अब जब वर्टिकल एनालिसिस हम लोगों ने करना है, आपने एज इट इज अपने पास ये चीज बनानी थी। आप लोगों ने अपने पास सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल एनालिसिस। कौन कौन सी कंपनीज हैं हमारे पास? HBL एंड DDL। अच्छा, कौन कौन सी चीजें गिवन थी? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेशन एंड। अच्छा, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे? तो 3 के लिए अब ऐसा नहीं है कि उसकी सारी वैल्यूज भी आप लोग साथ साथ लिखो, आप सिंपली वर्टिकल एनालिसिस करो। अब उसके लिए क्या होगा? 100, 100, बात क्लियर? फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, 238 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये यूं हो सकता है, 238 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी, 70। और चलें पहले HBL को कंप्लीट कर लें। तो रिमेनिंग लाजिम बात है 30% ही है, लेकिन कैसे? 102 340 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, क्या 30% आ नहीं गया? अच्छा, इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन केस टाइम शॉर्ट हो, तो या अगर बहुत भी पड़ा हो तो बाकी क्वेश्चन भी तो करने हैं ना। तो अभी के लिए परसेंटेज पे फोकस कर लें। एंड पे अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आपके ये वर्किंग कर लें। ओके, अदरवाइज बस रहने दें, यहां से आपको उसने मार्क्स दे दिए। अब नेक्स्ट देखो, 78 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22 पॉइंट लेस करेंगे जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 7। हाँ जी, टैक्सेशन 6
डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी 1.76। अब जैसे इसको सॉल्व किया 3 पॉइंट, और ये कैसे आया 13 डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरह से इधर चले, ये वैल्यूज क्या आएंगी 11560 डिवाइडेड बाय 1700, 1156 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाइड बाय 100, 68 32। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज 391 डिवाइड बाय 1700 23 जी। नेक्स्ट वन इज 5 divided by 1700 29, and 47 divided by 1700 2.76 जी, and the total is 5.9। ये वर्टिकल एनालिसिस हो गए और इसके आप लोगों को मिल जाने हैं 3 मार्क्स। ऑलराइट, फिर आप लोगों ने जाना है ऑप्शन बी के पास। बी में जैसे ही गए आपने कौन सी चीजें बतानी है उसे, रिटर्न ऑन एसिड आपने यहां पे लिखा, रिटर्न ऑन एसिड्स। ये बताना है किस किस के लिए, एंड हमेशा इसी तरह से लिखना। और रिटर्न ऑन एसिड का पहले फार्मूला इधर लिख लेना। अब रिटर्न ऑन एसिड्स के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक चीज उसे बतानी थी। सेकंड वन हमने उसे क्या बताना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये है आप लोगों की प्रेजेंटेशन। जब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात आएगी तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आफ्टर टैक्स, बिफोर नहीं। प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब देखो यही चीज है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट लेना है वो आफ्टर टैक्स, इक्विटी में हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जाता है। और दूसरी बात है जब यहां पर बात करेंगे एसिड्स, एसिड्स का भाई इंटरेस्ट और टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उन्होंने ऑपरेशनल प्रॉफिट उठाना है और वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर यहां पर होता ना रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, तो फिर भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल इंप्लॉयड उसमें नॉन करंट लायबिलिटी ने शामिल हो जाना है, और नॉन करंट लायबिलिटी पर रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते थे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते। फिर डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो आपने उसको फार्मूलाज भी बता दिए, और अब जाके कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कोशिश करना डायरेक्ट 20% 30% ना लिख देना, उसको कैलकुलेशन बताना कि भाई ये कैलकुलेशन इस तरह से आ रही है। अब कैसे बताएंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर एचबीएल। भाई ये जो 13 है ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो बिफोर या तो इस 13 में ये दोनों ऐड कर दो, या 102 में से 78 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स। अब टोटल एसिड्स की बात करें तो ये देखो 91 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ आ गई। सेम फॉर डीडीएल 544 माइनस 391 150 डिवाइडेड बाय इसके टोटल एसिड्स 438 मल्टीप्लाइड बाय 100।
34.93। अच्छा फिर देखें यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो तो गिवन है 13 डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी में ये दोनों चीजें इक्विटी का पार्ट है, तो एचबीएल के लिए इक्विटी क्या बन रही है 39 33.33 एंड फॉर डीडीएल 101 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे 367 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 27.52। हाँ जी, क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई? अब आपने करनी थी चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन कैसे? रिटर्न ऑन एसिड्स को अलग से एक्सप्लेन करना एंड रिटर्न ऑन इक्विटी को अलग से एक्सप्लेन करना, मतलब दो पॉइंट्स बताने हैं। रिटर्न ऑन एसिड्स की बात करें तो फिर DDL's return on asset is greater than HBL's return on assets. Why? अब यहां पर देखो, यहां पर आया करो, रीजन यहां से ढूंढा करो। भाई क्या रीजन हो सकती है? क्या रीजन है कि मेरे पास भाई इसका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, DDL का, इधर देखें ना भाई। अब मैंने दो चीजें देखनी है, एक तो रिटर्न, जिसका रिटर्न ज्यादा लाने बात है उसकी रेशो ज्यादा, ऐसे ही है ना। तो रिटर्न की बात करूं तो भाई यहां से ही देखो, इसका कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा, मैं कंपैरिजन करूंगा यहां से वर्टिकल एनालिसिस। मैंने यहां से देखा, मैंने कहा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के ज्यादा होने की वजह से नेट प्रॉफिट भी ज्यादा, तो रिटर्न ज्यादा, रिटर्न ज्यादा है तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी ज्यादा। मेरी बात समझ आई है? रिटर्न ऑन एसेट हमारे पास ज्यादा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा है। बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा फिर अगर यहां पे बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में देखो तो इक्विटी में इसकी परसेंटेज ज्यादा है और इसकी परसेंटेज कम है। अब इसकी जरा रीजंस वगैरह हम लोग देखें तो इसका एक तो ठीक है, प्रॉफिट तो इसके ज्यादा थे लेकिन इसकी रेशो कम हो गई है। लेकिन इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी का पोर्शन देखते हैं, यहां पर जब हम लोग पहुंचे ना तो इक्विटी के पोर्शन में इसका अपना पैसा कम है, इसने लोन ज्यादा लिया हुआ है। क्या ऐसा नहीं? गियरिंग रेशो अगर चेक करें तो आप लोग देखो कि 46 का तो इसने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, जबकि इसका ये टोटल ही देखो इक्विटी में तो 39 है। मतलब मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटसाइडर्स की तरफ से है इसके ऊपर, एम आई राइट? जबकि इधर डीडीएल ने मोस्टली इक्विटी अपनी रखी हुई है, इसने बोरोइंग्स बहुत कम की हुई है। अब देखो ना, ये बोरोइंग्स कम है, डीडीएल इवन के मार्केट लीडर है लेकिन उसकी टोटल बोरोइंग 44 मिलियन की है। ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, 46 मिलियन की तो इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। यही वजह है कि देखो जब डिनोमिनेटर आप लोगों के पास कम हो जाएगा तो रिजल्ट तो बढ़ जाने हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी के ज्यादा होने के रीजन बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का होना है, कि फाइनेंस कम कर रहा है ये अपने बिजनेस को, इक्विटी का पोर्शन कम है। बात क्लियर? अच्छा इसका जरा सॉल्यूशन आई कैप के साथ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये रेशोज वगैरह की तो आपको समझ आ गई, ये इस तरह से ये वर्किंग वगैरह इसने कर दिया है। तो जब टाइम हो तो आप लोगों ने ये वर्किंग वगैरह जरूर करके दे देनी है। साथ में ये देखें, ये आंसर एज इट इज हमारे पास आंसर आ गए। फिर इसका इसके कमेंट्स पढ़ें। HBL has a return on asset of while DDL has higher of अब देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, पहली बात ये। फिर रीजन, difference is primarily due to DDL's while leads to greater overall profit relative to its
acid. Since DDS is well established, it benefits from economies of scale and optimized cost structure, allowing it to higher gross profit margin, which in turn increases its profitability and return on assets. Here, HBL's return on equity is 33 compared to 27.5 of for DDL. Higher return on HBL is derived by its meaning HBL has high debt equity or gearing as compared to DDL. अब इसी चीज को आप हमने शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग कम है और जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं इसकी वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रेशो ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आप लोगों को आई कैप स्प्रिंग 2025 में क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये आप लोग 5+3 8 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।